Welcome to my channel Story Stream. Got any signal? Now, What's happening here? One of us is a killer. क्या होगा जब एक प्लेन जिसमें कि सिर्फ 8 पैसेंजर सवार थे वो अजीब कारणों से अमेज़न के घने जंगलों के बीचों बीच जाकर क्रैश हो जाता है। हालांकि सभी पैसेंजर्स सही सलामत इस क्रैश से तो बच गए, मगर अब वे इस विशाल जंगल के बीच में फंस चुके थे जहां से उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। इतना ही नहीं, उनके प्लेन का यहाँ क्रैश होना, इसके पीछे एक गहरा राज छुपा था। तो जबरदस्त मिस्ट्री से भरी 2025 की लेटेस्ट एडवेंचर थ्रिलर सीरीज को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से पैसेंजर प्लेन से होती है जो कि अभी अमेरिका जा रहा था कि एक पैसेंजर हैरानी में पूछती है कि उनके फ्लाइट का रूट चेंज क्यों किया गया। यहाँ फ्लाइट अटेंडेंट उसे एक्सप्लेन करती है कैसे उनके ओरिजिनल रूट वाला वेदर बहुत खराब था, इसलिए उनके पायलट ने अपनी ओर से रूट को चेंज कर दिया और अभी वे अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर से फ्लाई करके जाएंगे। अब चूंकि इस फ्लाइट में सिर्फ 8 ही पैसेंजर्स थे तो वे इस रूट चेंज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अब थोड़ा आगे जाते ही पूरा प्लेन अचानक से हिलने लगा। पायलट भी नोटिस करता है कि अचानक से ही ना तो उनका जीपीएस सिस्टम ही काम कर रहा है ना ही कोई कंट्रोल पैनल। पायलट जल्दी से मेन बेस से मदद भी मांगने की कोशिश करता है, मगर उसकी ये कोशिश भी नाकाम रही क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस भी बंद पड़ चुका था। हालांकि अजीब कारणों से पायलट को ऐसा होने का शक पहले से था, तो वो प्लेन को सेफली लैंड कराने की कोशिश करते हुए अपने फोन से एक आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है कि जितने बड़े बड़े सीक्रेट्स इस प्लेन में छिपे थे उसे तो पहले से ही इस अनहोनी का अंदाजा हो जाना चाहिए था। प्लेन अब और नीचे जाते हुए जंगल में गिरने लगता है जहां की पायलट किसी तरह से अब पहाड़ों से बचाते हुए प्लेन को पेड़ों की मदद से स्लो करने की कोशिश कर रहा था ताकि क्रैश का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाए। और कई किलोमीटर तक घिसटने के बाद आखिरकार प्लेन रुक ही गया। यहाँ प्लेन में मौजूद सभी 8 पैसेंजर्स तो सेफ थे, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट जिसने की सीट बेल्ट नहीं पहनी वो प्लेन के नीचे इम्पैक्ट होने के वक्त ही मारी गई। अब सभी पैसेंजर्स डरे हुए आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उन्होंने आपस में कंफर्म कर लिया कि फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा उनमें से और किसी को कोई खास चोट नहीं लगी। सो 2 पैसेंजर्स अब जल्दी से कॉकपिट में घुसकर पायलट को देखने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ पेड़ों की शाखाएं ही पायलट की छाती में घुसी हुई थी। हालांकि वो अब तक जिंदा है। सो वे पैसेंजर्स किसी तरह से उसे सीट से उठाने लगते हैं ताकि उसे अच्छे से सांस आ सके कि तभी अचानक से बाहर से प्लेन में आग लगने की आवाज हुई, जिससे कि सभी पैसेंजर्स जल्दी से बाहर निकल आते हैं और उस आग को बुझाने लगते हैं क्योंकि अगर प्लेन जल गया तो रेस्क्यू टीम के आने तक वे रहेंगे कहाँ। अब थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो गया तो सभी 8 पैसेंजर्स इकट्ठा होकर सिचुएशन को समझने लगते हैं कैसे वे पायलट के रूट चेंज करने के बाद अब अमेज़न के घने जंगलों में कहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा उनके किसी के सेलफोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा, यानी कि इन घने जंगलों में बिना सैटेलाइट फोन के वे बाहर कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते और न ही मदद बुला सकते हैं। वहीं ये जंगल भी सैकड़ों माइल्स तक फैले हैं, तो पैदल चलकर बाहर निकलने का तो कोई सवाल भी नहीं उठता। वहीं उनके बारे में बाहर किसी को पता भी नहीं कि वे यहाँ जंगल में मौजूद हैं, तो कोई उन्हें बचाने भी कैसे आएगा। अब 8 पैसेंजर्स में से एक जैक नाम का आदमी सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है ताकि वे एक दूसरे के बारे में जानकर एक साथ मिलकर फैसले ले सके कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जैक खुद के बारे में बताता है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टिगेटर का काम करता है ताकि लोग इंश्योरेंस फ्रॉड ना कर सके, और वो अभी इस फ्लाइट से अपने केस को कंप्लीट कर वापस अमेरिका जा रहा था। अब एक दूसरा पैसेंजर अपना नाम केविन बताता है जो कि पेशे से एक डॉक्टर रहा था। वो बताता है कि कई साल डॉक्टर रहने के बाद उसने अब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है, इसलिए वो अपनी नई कंपनी के लिए अपने डील करने के बाद वापस से अमेरिका आ रहा था। डॉक्टर केविन यहाँ घायल पायलट को भी देखकर बता देता है कि उसकी वोकल कॉर्ड में चोट आ गई जिससे कि वो बोल नहीं पा रहा, और एक पायलट ही है जो कि उन्हें यहाँ से निकाल सकेगा, तो उन्हें कुछ भी करके उसे मरने से बचाना है। यहाँ तीसरी पैसेंजर एक लड़की क्रिस्टी बताती है कि वो अक्सर दूसरे देशों में ट्रेवल करती रहती थी, जिनकी वीडियो वो सोशल मीडिया पर डालती रहती है, और इस बार भी वो घूमने ही दूसरे देश में गई थी। हालांकि वो अपने पास्ट के बारे में पूछे जाने पर भी कुछ नहीं बताती। यहाँ चौथा पैसेंजर एक कार्लोस नाम का रेसलर है जो कि वैसे तो ओरिजिनली मेक्सिको से है, मगर अभी एक फाइटिंग कंपटीशन के लिए इस फ्लाइट से अमेरिका जा रहा था। इसके बाद एक यंग कपल डैन और एमी है जो कि बताते हैं कि वे अपनी नई शादी के बाद हनीमून पर निकले थे
और आखिर में एक मिडिल एज कपल डेविड और लिसा थे, जो कि वैसे तो अमेरिका के एक छोटे से टाउन में एक होटल चलाते हैं, मगर अभी डेविड की हार्ट सर्जरी के लिए बाहर गए थे। आठों ही पैसेंजर्स एक दूसरे के बारे में ऊपर से सब जान चुके थे और नोवा उनके पास उनका घायल पायलट है, जो कि अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं। सो जैक सबको कहता है कि वे सबसे पहले प्लेन का सारा खाना और पानी इकट्ठा कर राशन कर ले कि वे इससे कितने दिन जीवित रह पाएंगे। और उन्हें पता चला कि प्लेन में मौजूद खाना पानी तो सिर्फ 3 ही दिन चल पाएगा। जिसके बाद जैक ने बताया कि चूंकि जंगल में बारिश या तूफान आने से उन्हें प्लेन में शरण लेनी पड़ सकती है, तो उन्हें प्लेन में उस मरी हुई फ्लाइट अटेंडेंट को बाहर निकालकर थोड़ी दूरी पर छोड़ देना चाहिए ताकि वे प्लेन में घुस सकें। अब शुरू के उन्होंने सारे छोटे मोटे काम तो पूरे कर लिए, जिसके बाद उन्हें अब यहाँ से निकलने के बारे में सोचना था। तो जैक और बाकी सब घायल पायलट से पूछने लगते हैं कि क्या उसके प्लेन में कोई सैटेलाइट फोन था जिससे कि वे बाहर से मदद ही बुला सके, और ये प्लेन अपना मेन रूट छोड़कर इस जंगल तक कैसे आया, जिसके बाद बिना किसी खराब वेदर के ये यहाँ क्रैश भी हो गया। अब पायलट सबको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, मानो उसे कोई सीक्रेट पता हो, लेकिन वो बोल ना पाने के चलते कुछ नहीं बता पाता। जैक कहता है कि चूंकि केविन एक डॉक्टर रहा है तो वो पायलट का इलाज करे, लेकिन केविन ने तभी इसके लिए मना कर दिया क्योंकि उसे पायलट को बचाने के लिए उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, और अभी जंगल में उसके पास ना तो कोई सर्जरी का इक्विपमेंट है और ना ही कोई मेडिसिन, तो इससे तो पायलट और जल्दी मर जाएगा। सो सभी को अब अपने आप से ही पायलट की हालत में सुधार आने का इंतजार करना पड़ेगा। लिजा यहाँ से सबके लिए प्लेन से थोड़ा थोड़ा खाना बांट देती है और खाना खाने के बाद वे एक नई उम्मीद से निकलने का सोचने लगे। क्रिस्टी पास के ही एक पहाड़ को देखकर कहती है कि क्या पता वहाँ ऊंचाई पर जाकर उनके सेलफोन्स में शायद से सिग्नल आ जाए, तो उन्हें वहाँ पर जाकर ट्राई करना चाहिए। हालांकि अभी चूंकि शाम हो चुकी है तो वे कल सुबह होने पर पहाड़ चढ़ने का सोचते हैं कि तभी पायलट की हालत और खराब होने लगी। यहाँ केविन, जो कि डॉक्टर होने के बावजूद कुछ नहीं कर रहा, वो अब अनाउंस करता है कि ऐसे तो पायलट वैसे भी मारा जाएगा, सो वो अब रिस्क लेकर ऐसे ही हालातों में उसकी सर्जरी करने की कोशिश करेंगे। बाकी उनकी किस्मत की पायलट बच पाता है या नहीं। केविन के कहने पर सभी मेंबर्स अब प्लेन से ऐसे इक्विपमेंट इकट्ठा करने लगे जो कि केविन को सर्जरी करने में काम आ सके, और अब एक सब्जी वाले चाकू और अल्कोहल जैसे जुगाड़ लगाकर डॉक्टर केविन बिना किसी एनेस्थीसिया के सर्जरी स्टार्ट करता है, जिसमें कि पायलट को बहुत दर्द हो रहा था। फॉर्चुनेटली ये सर्जरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। डॉक्टर केविन रिवील करता है कि आज की रात रेस्ट करने के बाद पायलट की हालत में सुधार होने लगेगा। हालांकि किसी को अंदाजा तक न था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। यहाँ रात को जब सब बाहर ही सो रहे थे कि अचानक से एक आदमी जिसने अपना चेहरा ढक लिया, वो घायल पायलट का मुंह ढककर उसे जान से मार देता है। अब सुबह उठने पर सभी मरे हुए पायलट को देख बहुत हैरान थे, क्योंकि कल शाम की सर्जरी के बाद उनकी हालत में सुधार हो चुका था और वो तो उन्हें कुछ बड़ा सीक्रेट बताने वाला था। यहाँ डॉक्टर केविन के अनुसार भी उसके घाव में इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, तो फिर पायलट मरा कैसे होगा। बाकी मेंबर्स डिस्कस भी करते हैं कि उन्हें कल रात किसी न किसी को जाकर पायलट की देखभाल करनी चाहिए थी। खैर अब वे कुछ नहीं कर सकते और हो सकता है कि पायलट अपने घावों से ही मारा गया हो। सो वे पायलट की बॉडी को भी उसी फ्लाइट अटेंडेंट की बॉडी के पास थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे रख देते हैं, ताकि जब भी यहाँ कोई उन्हें रेस्क्यू करने आए तो इन दोनों की बॉडी इनके घर वालों को दे सके। इसलिए ही वे दोनों ही बॉडीज को दफनाते भी नहीं है। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पायलट की जेब से उसका फोन नीचे गिर गया और डैनी उसे चुपचाप उठा लाया। यहाँ उसकी पत्नी एमी उसे इसके बारे में पूछती भी है, मगर डैनी ने उसे इसके बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया, क्योंकि वो अभी किसी पर भरोसा नहीं करता। डैनी इसके बाद अकेले में पायलट की बॉडी के पास गया और उसका अंगूठा काट दिया, ताकि वो उसके फिंगरप्रिंट से जब चाहे उसके फोन को अनलॉक कर सके। वहीं मिडिल एज कपल जब एक साथ थे तो लिजा अपने पति डेविड से कहती है कि उसे नहीं लगता कि पायलट अपने आप मरा है। वो बहुत पहले एक हॉस्पिटल में नर्स रह चुकी थी और उसने एक बार अपने एक पेशेंट को ऐसे ही दम घुटने पर मरते देखा था, जहाँ की लिजा के अनुसार पायलट का चेहरा बिल्कुल उस हॉस्पिटल वाले पेशेंट की तरह काला पड़ गया, यानी कि किसी ने जानबूझकर उसका दम घोटा होगा। और वो सबके सामने इसलिए नहीं बोली क्योंकि जाहिर है कि उन्हीं आठों में से किसी एक ने पायलट को मारा है। यहाँ उसका पति डेविड हैरानी में कहता है कि पैसेंजर्स में से कोई एक भला पायलट को क्यों ही मारेगा, लेकिन लिजा के अनुसार ये तो उन्हें भी पता करना है और अब से उन्हें सावधान रहना होगा कि वे एक दूसरे के अलावा और किसी पर भरोसा न करें। कि इसी बीच लिसा को लगा कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, तो उसने तभी ये डिस्कशन आधे में बंद कर दी।
वहीं वो ट्रेवलर क्रिस्टी एमी के पास जाकर कहती है कि उसे पता है कि डैनी और एमी शादी के बाद हनीमून पर नहीं जा रहे, तो वो उसे सच बता दे। अब एमी उसे कन्फेस कर ही लेती है कि असल में वो एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी और डैनी उसकी फैमिली के लिए ड्राइविंग किया करता। लेकिन दोनों में प्यार हो गया और जब उसे लगा कि उसकी फैमिली कभी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी, तो दोनों इसी फ्लाइट से अपना देश छोड़कर अमेरिका जा रहे थे। क्रिस्टी समझ जाती है कि एमी और डैनी ने तब झूठ इसीलिए बोला ताकि बाकी पैसेंजर्स उन्हें शक की निगाहों से न देखें। इसी बीच अब कार्लोस सबको एक अच्छी खबर देता है कि कैसे उसे प्लेन के मलबे के बीच से एक जीपीएस डिवाइस मिल गया। वो कहता है कि अगर वे इस डिवाइस को पास वाले पहाड़ की चोटी पर जाकर एक्टिवेट कर दे तो उनका काम बन जाएगा। इसका सिग्नल हर ओर जाने लगेगा। वहीं इस डिवाइस में जो भी डैमेजेस पार्ट हैं वो कल तक उन्हें रिपेयर भी कर देगा। अब ये सुनकर तो हर किसी की सांस में सांस आ गई कि फाइनली अब वे यहाँ से निकल सकेंगे। कार्लोस बताता भी है कि उसके पिता कभी एक इलेक्ट्रीशियन हुआ करते थे और उन्हीं को देखकर उसने ये सब सीखा, लेकिन वो खुद एक फाइटर बनना चाहता था, इसलिए उसे अपने पिता की शॉप छोड़नी पड़ी। अब जैक कहता है कि ठीक है, आज के दिन में कार्लोस इस जीपीएस डिवाइस को रिपेयर कर ले और उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से उन्हें पहाड़ की चोटी तक जाने में आधे दिन का समय लग सकता है। तो वे कल सुबह होते ही इस डिवाइस के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। हालांकि लिसा उन्हें एक बुरी खबर भी देती है कि कैसे अब उनका खाना चोरी हो चुका है, जबकि उन्हें यहाँ फंसे सिर्फ एक दिन बीता है। वो खाना जो कि उनके लिए 3 दिन चलना चाहिए था। यहाँ क्रिस्टी और जैक जल्दी से प्लेन में जाकर देखने लगते हैं कि उनका आधा खाना और पानी किसने चुराया होगा, और जो राशन पानी उनके लिए 3 दिन चलने वाला था अब वो सिर्फ एक ही दिन में खत्म हो गया। यहाँ क्रिस्टी को पड़ताल करते देख जैक कहता भी है कि वो एक आम ट्रेवलर नहीं हो सकती। जिस तरह से वो छानबीन कर रही है ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं करते। क्रिस्टी अब उसे अपने प्रोफेशन के बारे में रिवील कर ही देती है कि वो असल में एक रिपोर्टर है जो कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर वहाँ की गैंग्स के बारे में एक्सपोज करती और उन्हें पुलिस द्वारा पकड़वा देती। इसलिए उसने अपने बारे में झूठ भी बोला कि अगर उन पैसेंजर्स में से कोई क्रिमिनल भी निकले तो उस पर अटैक ना कर दे। यानी कि यहाँ मौजूद 8 पैसेंजर्स में से हर कोई अपने पास्ट के बारे में छुपा रहा था। वहीं अब चूंकि उनके पास खाना और पानी नहीं बचा, तो कार्लोस को जीपीएस डिवाइस को रिपेयर करते छोड़कर बाकी लोग जंगल में खाने और पानी के लिए घूमने लगते हैं। यहाँ रास्ते में जाते हुए उन्हें कुछ ब्लू मशरूम्स भी मिले और क्रिस्टी अपनी रिपोर्टिंग से जानती थी कि ये मशरूम्स बहुत जहरीले हैं, जो कि किसी भी इंसान को कुछ ही घंटों में मार सकते हैं। तो कोई इन मशरूम्स को गलती से भी ना छेड़े। वो ये भी कहती है कि ऐसे मशरूम्स नमी वाले एरियाज में ही होते हैं, यानी कि पानी का कोई बड़ा सोर्स आसपास ही होगा। और थोड़ी ही आगे चलने पर उन्हें एक पानी का पॉन्ड भी मिल गया। हालांकि यहाँ का पानी साफ नहीं होगा और उन्हें इसे साफ करने का तरीका ढूंढना होगा ताकि इसे पीने लायक बना सके। कि तभी उन्हें पीछे से एक गोली की आवाज आई और वे जल्दी से भागकर देखते हैं कि ये तो डेविड था, जो कि अपनी पत्नी लीसा के साथ अपनी गन से बंदर का शिकार कर रहा था ताकि वे उसे खा सके। दरअसल उनके सामान में एक गन भी थी जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। लीसा अब सबको बताती है कि वे और लोगों को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी गन के बारे में नहीं बताया। और अब डेविड के शिकार किए गए बंदर को खाकर ग्रुप आज का डिनर करता है। वहीं क्रिस्टी और जैक ने मिलकर एक जुगाड़ बनाकर पौंड के पानी को पीने लायक बना लिया था, यानी कि आज के लिए तो उनका खाने और पानी का कोटा पूरा हो गया। हालांकि एक मेंबर एमी बंदर को खा नहीं पाते, तो उनका फूड वेस्ट ना हो इसलिए डेविड अब उसका भी खाना खुद खा लेता है। जिसके बाद जैक अब सबको कहता है कि क्या उन्होंने भी डेविड और लीसा की तरह अपने बैग्स में कोई खतरनाक चीज तो नहीं छुपाई, क्योंकि सभी को इसके बारे में जानने का हक होना चाहिए। कार्लोस दिखाता है कि उसके पास तो सिर्फ उसका फाइटिंग मास्क था, जो कि रिंग में उसकी फाइटिंग पर्सोना को रिप्रेजेंट करता है। वैसे भी कल वो जीपीएस डिवाइस से सिग्नल भेज मदद बुला लेंगे, तो अभी के लिए उन्हें एक दूसरे से नहीं डरना चाहिए। लेकिन अब रात होने पर जब सभी सो रहे थे कि अचानक से डेविड की तबीयत खराब होने लगी और उसे ऐसे तड़पते हुए कोई दूर प्लेन में छुपकर देख रहा था। अब ये अनजान मेंबर अपना एक सैटेलाइट फोन निकालकर किसी लड़की को फोन करता है और कहता है कि उनका प्लान अब तक पूरी तरह से सफल रहा और वे इसे और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। यानी कि इनमें से ही किसी एक के पास सैटेलाइट फोन मौजूद है, लेकिन वो मेंबर इसे जानबूझकर छिपा रहा है और वो ही शुरू से लेकर अब तक सब कर रहा है। लेकिन क्यों और क्या, ये बहुत बड़ा राज है जो कि कहानी में आगे खुलेगा।
अब सुबह होने पर सबकी आंखें लीजा के रोते हुए आवाजों से खुली, क्योंकि उसका पति डेविड कल रात को ही मर चुका था। यहाँ डॉक्टर केविन जल्दी से देखकर रिवील करता है कि डेविड के मुंह से झाग निकल रहे हैं, यानी कि इसे फूड पॉइजनिंग हुई होगी और इसे तो वही कल वाला टॉक्सिक मशरूम खिलाया गया है जो कि उन्हें कल रास्ते में मिले थे। अब ये सुनते ही लीजा भड़क उठी और सबको कहने लगती है कि कैसे उनमें से ही कोई एक सबको एक एक कर जान से मार रहा है। हालांकि अभी किसी को नहीं पता कि उनमें से कोई एक बाकियों को क्यों ही मारेगा। वे आठों तो आपस में इस फ्लाइट से पहले किसी को जानते तक नहीं थे। लीजा आगे ये भी रिवील करती है कि कैप्टन को भी किसी ने जानबूझकर मारा था और वो तब उसका चेहरा देखकर ही समझ गई, लेकिन तब वो इसलिए चुप रही ताकि बाकी लोग एक दूसरे से न लड़ने लगे। लीजा को यहाँ याद भी आया कि उसने ये सब अपने पति डेविड को बताया था और तभी उसे पीछे किसी की आहट महसूस हुई थी जिसने कि उनकी सारी बातें सुन ली। इसलिए अब उस किलर ने उसके पति डेविड को भी मार दिया। कल जब उन्हें जंगल में वे मशरूम्स मिले तो उन आठों में से किसी एक ने चुपके से उन्हें उठा लिया होगा और उसे कल रात डेविड के खाने में मिला दिया। ऊपर से डेविड कल एमी का खाना भी खुद खा गया था, तो क्या पता उस एमी वाले खाने में जहर हो। अब यहाँ से तो हर कोई डर चुका था, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक किलर हुआ तो सभी को खतरा है। ऊपर से उनके प्लेन का अचानक से जंगल तक आना और फिर क्रैश हो जाना, उसके बाद एक एक कर उनके मेंबर्स का मरने लगना, सब कुछ इशारा कर रहा है कि ये सब एक्सीडेंटल नहीं बल्कि किसी का सोचा समझा प्लान है। अब यहाँ से सब अलग हो जाते हैं, क्योंकि किसी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। डैनी अपनी पत्नी एमी को वही पायलट का फोन भी दिखाता है जो कि उसने पहले उठा लिया था और इसे उसमें उसकी आखिरी वीडियो मिल गई जिसमें कि वो खुद कन्फेस कर रहा था कि कैसे इस प्लेन में एक बड़ा सीक्रेट छुपा होने से इसे क्रैश कराया जा रहा है। डैनी और एमी ने ये वीडियो बाकी सबको भी दिखा दी, जिससे कि अब तो सबको कंफर्म था कि यहाँ कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। पिछली 2 मौतें एक्सीडेंटल नहीं बल्कि सोची समझी थी और ऐसा करने वाला उन्हीं में से कोई एक रियल कल्प्रिट है। अब कार्लोस कहता है कि उसने फाइनली जीपीएस डिवाइस को रिपेयर कर लिया और उन्हें अब इसे बस पहाड़ की चोटी पर सेटअप करने जाना होगा। लेकिन अब किसी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उनमें से जो रियल किलर है वो इसे सक्सेसफुल नहीं होने देगा, क्योंकि इस डिवाइस के लगते ही वे यहाँ से निकल जाएंगे। तो वे आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि किस किस मेंबर को ऊपर पहाड़ पर जाना चाहिए और किसे यहाँ पर नीचे अपने कैंप की सुरक्षा में रहना होगा, क्योंकि वे सभी तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। अब जैक कहता है कि ठीक है, वो खुद नीचे रहकर यहाँ कैंप को देखेगा और अब कार्लोस के साथ डॉक्टर केविन और क्रिस्टी ही ये 2 मेंबर्स ही ऊपर पहाड़ पर चढ़कर इस जीपीएस डिवाइस को इंस्टॉल करने जाएंगे। तीनों अब डिवाइस के साथ ऊपर जाने लगे। उन्हें पता था कि अगर कोई उनमें से किलर हुआ तो बाकी के 2 उसे संभाल लेंगे। इसी बीच कार्लोस ऊपर चढ़ते हुए गम खाने लगा और क्रिस्टी उसके रैपर को देखकर समझ गई ये तो वही आइटम है जो कि खाने से चोरी हुई थी, यानी कि कार्लोस ने ही उनका आधा खाना चुराया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ही असली किलर हो। हालांकि वो भी इसके बारे में किसी को नहीं बताती और खुद से ही कार्लोस पर नजर रखने लगती है कि वो कोई गड़बड़ ना करे। ऊपर से जीपीएस डिवाइस भी कार्लोस के ही पास था, तो कहीं वो उसे तोड़ ना दे, इसलिए उसने डिवाइस भी उससे ले लिया और तीनों अब एक साथ पहाड़ों को चढ़ते हुए आखिरकार आधा दिन बीतने पर ऊपर पहुंच ही गए। लेकिन जब वे पहाड़ की चोटी पर जा ही रहे थे कि क्रिस्टी का पैर फिसलने से वो किनारे पर लटक गई। ऊपर से वो डिवाइस भी बिल्कुल किनारे पर था। यहाँ से तीनों को पता था कि अगर वो डिवाइस नीचे गिर गया तो उनका यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता भी बंद हो जाएगा। सो खुद की जान को दांव पर लगाकर क्रिस्टी पहले डिवाइस को उठाती है। वहीं ऊपर से कार्लोस और डॉक्टर केविन ने अपनी पूरी जान दांव पर लगाकर दोनों को आखिरकार ऊपर खींच ही लिया। और इस इंसिडेंट के बाद तो तीनों को एक दूसरे पर भरोसा हो चुका था, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक भी किलर होता तो वो बाकी दोनों को आसानी से नीचे फेंककर जान से मार सकता था। लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और कार्लोस अब आखिरकार इस जीपीएस डिवाइस को सेट करने लगता है। वहीं डॉक्टर केविन ने अपने सेल फोन में भी देखा, लेकिन इसमें अभी भी कोई सिग्नल नहीं आता, यानी कि उन्हें बस जीपीएस के ही सिग्नल्स पर आश्रित रहना होगा। कार्लोस थोड़ी देर बाद बाकी दोनों को बताता है कि उसने जीपीएस डिवाइस को फाइनली शुरू कर ही दिया और अब कुछ ही घंटों में हर ओर यहाँ से रेस्क्यू सिग्नल जाने शुरू हो जाएंगे और कोई न कोई उन्हें रेस्क्यू करने आ जाएगा। अब तक सूरज भी ढलने लगा था, तो तीनों वापिस से अपने कैंप में नीचे जाने लगते हैं, जबकि नीचे तो हर कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा था। लीजा जैक पर ही गन पॉइंट कर उसे दूर रहने को कहती है, क्योंकि उसके पति की मौत के बाद उसे किसी पर भरोसा नहीं। वहीं डैनी अपनी पत्नी एमी पर गुस्सा करता है कि उसे अब और किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए, अब से वो अकेला ही बाकी सब से डील करेगा। लेकिन एमी तो अब डैनी पर ही शक करने लगी कि कहीं उसने अपने ही ड्राइवर के साथ भागकर कोई गलती तो नहीं कर दी।
उसे डैनी के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। वो बेवकूफ उसके प्यार में पड़ गई और अपने ड्राइवर के साथ भाग आई और यहाँ बीच जंगल में अब सब एक एक कर जान से मारे जा रहे हैं। डैनी अब ये सुनते ही भड़क उठा। वो चिल्लाने लगता है कि अगर वो उसके साथ नहीं होता तो वो कब की मारी जाती। एमी उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसने आज तक डैनी का ये रूप कभी नहीं देखा था और उसे अपने डैनी के साथ भागने वाले फैसले पर पछतावा होने लगता है। यहाँ चारों ही लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे कि कुछ ही देर बाद उनके बाकी तीनों साथी भी नीचे आकर बताते हैं कि उन्होंने जीपीएस को पहाड़ पर अच्छे से इंस्टॉल कर दिया और अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो कल तक शायद से कोई न कोई उन्हें बचाने आ जाएगा। यहाँ बचे हुए सभी सातों लोग ऑकवर्डली खाना खाते हुए सोचने लगते हैं कि कैसे उन्हें बस कल का दिन निकलने तक जीवित रहना है। अब आज भी रात होते ही बाकी सब तो सो गए, लेकिन कार्लोस अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है क्योंकि उसे अपने कंपटीशन की तैयारी पूरी करनी थी। कार्लोस जिसने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया, वो अब ऐसे हालातों में भी सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहा है। इसलिए ही उसने शुरू में आधा खाना भी चुराया था ताकि उसकी डाइट में कोई कमी ना रहे। लेकिन जब कार्लोस ने अपनी प्रैक्टिस पूरी की ही थी कि उसे अपने सामने कोई काले कपड़ों में नजर आता है। उसने उसी का रिंग वाला मास्क भी पहना था और वो तभी कार्लोस को चाकू से मार अब उसे भी मार देता है। अब सुबह होने पर किसी को कार्लोस कहीं नजर नहीं आया तो जय कहता है कि उन्हें अब अलग अलग होकर कार्लोस को ढूंढने जाना चाहिए। हालांकि डॉक्टर केविन ने उन्हें ये भी याद दिलाया कि कल रात उन्होंने जीपीएस डिवाइस को इंस्टॉल कर दिया था तो अब तक तो रेस्क्यू टीम को यहाँ उन्हें लेने आ जाना चाहिए था। हालांकि किसी को भी पता नहीं है कि जो कल ऊपर डिवाइस इंस्टॉल किया गया था उसमें से ही किसी ने उसकी वायर ही निकाल दी, यानी कि अब सिग्नल ही नहीं जा रहा। नीचे इन सब से अनजान बाकी लोग कार्लोस को आसपास ढूंढने लगते हैं मगर उन्हें वो कहीं नहीं मिला। सो डॉक्टर केविन कहता है कि उन्हें उस जीपीएस डिवाइस को देखने जाना चाहिए। क्रिस्टी अब उसके साथ जाने लगी क्योंकि वे किसी एक को कहीं भेजने का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जब वो पहाड़ों पर चढ़ ही रहे थे कि उन्हें कुछ ही दूरी पर बहुत से पक्षी दिखाई दिए। दोनों समझ गए कि वहाँ कुछ तो हुआ है और वे ऊपर जाने के बजाय उसी दिशा में चले गए। उनका मानना बिल्कुल सही था। यहाँ पर कार्लोस की बॉडी पड़ी हुई थी जिसे कि कल रात ही उसी मिस्टीरियस मेंबर ने मारकर यहीं फेंक दिया। दोनों वापस अपने कैंप में जाकर यहीं बाकी सबको बताते हैं कि उन्होंने अपने एक और मेंबर को खो दिया। अब यहाँ से सभी लोग एमी और डैनी पर शक करने लगते हैं क्योंकि वे ही कल रात कार्लोस के सबसे करीब सो रहे थे। हालांकि डैनी उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि वे ऐसा क्यों ही करेंगे और सेम यही सवाल हर किसी के मन में था कि अगर उनमें से ही कोई एक किलर है जो कि एक एक कर बाकी सबको मार रहा है तो उसका मोटिव क्या होगा, वो ऐसा क्यों ही करेगा। लिसा अब उन्हें ये भी रिवील करती है कि कल रात किसी ने उसकी गन से उसकी गोलियां ही चुरा ली और अब उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची है जो कि उसकी जेब में रह गई थी। अब ये सुनकर केविन कहता है कि जब वो डैनी को ट्रीट कर रहा था तो उसने उसकी पीठ पर एक टैटू देखा था। ये टैटू अक्सर गैंग के लोग बनवाते हैं, यानी कि वो डैनी ही होगा। ऊपर से एमी को डैनी के पास्ट का भी नहीं पता था तो हो सकता है कि ये सब वही कर रहा हो। हालांकि डैनी फिर सफाई देता है कि ये टैटू उसने खुद नहीं बल्कि उस पर जबरदस्ती से बनाया गया है। उसे झूठे जुर्म में जेल में डाल दिया गया और वहाँ एक गैंग ने जबरदस्ती उसे टैटू बनवाने को मजबूर किया। लेकिन बाद में उसने अपनी लाइफ सुधारने के लिए एमी के घर पर गाड़ी चलानी शुरू कर दी और वहीं पर उसे एमी से प्यार भी हो गया। वो कोई क्रिमिनल नहीं है और न ही ये सब कर रहा है। डैनी आगे एमी के बारे में बताता है कि ये सच है कि वो शुरू में एमी के पैसों को देखकर उसके करीब आया था मगर अब उसे एमी से सच में प्यार हो चुका है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। यहाँ अब तक शाम हो चुकी थी और बाहर तेज आंधी तूफान भी आ गए तो सब यह भागकर प्लेन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि उनमें से ही कोई एक बाकी सबको मार क्यों रहा था। दरअसल बारिश के पानी के कारण प्लेन की सीलिंग टूटते हुए उसमें से कुछ बैग नजर आ गए और जब जैक सीलिंग हटाता है तो रिवील हुआ कि इसके अंदर बहुत सारे व्हाइट बैग्स भरे हुए थे। जल्दी सब समझ गए कि ये तो ड्रग्स के पैकेट्स हैं जिन्हें कि इस प्लेन के जरिए स्मगल किया जा रहा था। यहाँ डैनी चूंकि एक गैंग में काम कर चुका है तो वो बताता है कि इतना सारा माल तो लाखों करोड़ों का होगा और अब धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने लगा। कैसे ये एयरलाइन पैसेंजर सर्विस का छलावा देकर ऐसे ही स्मगलिंग किया करती होगी, इसलिए ही इसकी फ्लाइट की टिकट्स बाकी सारी फ्लाइट से बहुत सस्ती थी और फिर शायद से एयरलाइन का ये सीक्रेट किसी को पता चल गया और उन्होंने इस प्लेन को ही यहाँ बीच जंगल में क्रैश करवा दिया। वही उन्हीं में से जो कोई भी मेंबर उन सब को मार रहा है वो जरूर से इसी सामान को हासिल करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि किसी की समझ
समझ में नहीं आती कि उस मेंबर को इसके लिए बाकी सबको मारने की जरूरत क्यों थी। यहाँ बाकी सब सोच ही रहे थे कि वे नोटिस करते हैं कि एमी डरकर प्लेन से बाहर भाग गई, क्योंकि उसे लगा कि जिसका भी ये सारा माल होगा वो अब उन्हें जान से मार देगा। अब डैनी उसके पीछे उसे ढूंढने जाता है, जिसके बाद केविन के समझाने पर कि उन्हें किसी को अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहिए, अब डॉक्टर केविन के बाद लिसा भी उसे ढूंढने निकल गई। यहाँ बाहर आज बहुत तेज बारिश हो रही थी और आंधी तूफान की तेज आवाजों से आसपास का किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। और अब लिसा जब अपनी गन के साथ एमी को ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी कि वो किलर अब उस पर भी पीछे से चाकू से अटैक कर देता है। यहाँ लिसा ने मरने से पहले उसका मास्क हटाने की कोशिश भी की ताकि उसका चेहरा देख सके, मगर उसके पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अब सुबह होने पर लिसा को देख सभी गुस्से में थे। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद जो भी किलर है वो हर बार किसी न किसी को मार ही देता है। हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगा, मगर पता किसी को नहीं था कि उन पांचों में से असली किलर कौन है। तभी पीछे से क्रिस्टी ने जैक पर ही गन पॉइंट कर दी और वो रिवील करती है कि थोड़ी देर पहले उसे जैक के सामान से वे सारी गोलियां मिली जो कि लिसा की गन से चोरी हुई थी, यानी कि जैक ही असली किलर होगा। क्रिस्टी के पास इसका एक और सबसे बड़ा सबूत था कि उसे जैक के सामान से एक सैटेलाइट फोन भी मिल गया, जिससे कि क्रिस्टी 100% श्योर हो गई कि सब कुछ जैक ही कर रहा था। हालांकि जैक इसके लिए मना भी करता है। वो बताता है कि ये तो सच है कि उसी ने लिसा की गन से उसकी गोलियां चुराई थी, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया था कि उसे लगा कि लिसा ही असली किलर होगी और सबकी सेफ्टी के लिए उसने ऐसा किया। हालांकि उसके पास सैटेलाइट फोन तो कभी था ही नहीं और उनके बीच जो रियल किलर है ये फोन जरूर से उसने उसके सामान में रख दिया ताकि वो फंस जाए। अब डॉक्टर केविन जल्दी से कहता है कि वे जल्दी से इस सैटेलाइट फोन से कॉल कर अभी मदद बुला लें, लेकिन क्रिस्टी ने रिवील किया कि वो ऐसा ऑलरेडी ट्राई कर चुकी है। इस फोन में एक ऐसा पासवर्ड लगा है जिसे कि बिना अनलॉक किए ये फोन काम ही नहीं करेगा, और चूंकि ये फोन जैक का है तो वो पासवर्ड जैक को ही पता होगा, लेकिन जैक के तो अनुसार ये फोन उसका है ही नहीं और उसे इसका पासवर्ड भी नहीं पता। अब डैनी गुस्से में जैक पर अटैक कर देता है, लेकिन केविन ने उसे समझाया कि अगर जैक को वे मार भी दे तो भी बिना सैटेलाइट फोन को अनलॉक किए वे बाहर नहीं निकल पाएंगे, सो उन्हें जैक को जिंदा रखना होगा। जिसके बाद वे अभी के लिए जैक को बांध देते हैं। अब बाकी चारों फैसला करने लगते हैं कि उनमें से किसी एक को जैक को टॉर्चर करना होगा ताकि वो अपना मुंह खोल दे, और इसके लिए रेंडमली चुनने पर डॉक्टर केविन का नाम निकला। सो वो जैक के पास जाकर फिर से उसे पासवर्ड पूछने लगा, और जब जैक ने फिर से मना किया कि उसे फंसाया जा रहा है तो डॉक्टर केविन अब ना चाहते हुए भी उसके नाखून उखाड़ने लगता है। जबकि बाकी के तीनों मेंबर्स क्रिस्टी, डैनी और एमी वे पहाड़ पर वो जीपीएस डिवाइस चेक करने चले गए। यहाँ उन्हें पता लगा कि उस डिवाइस की तो किसी ने वायर निकाल रखी थी, इसलिए ही अब तक कोई भी उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आया, क्योंकि ये डिवाइस तो तब का ही बंद पड़ा हुआ है। सो क्रिस्टी अब उस वायर को जोड़ उस डिवाइस को चालू कर देती है, जहाँ से फाइनली उनकी लोकेशन अमेरिका तक पहुँच गई, जो कि अब तक इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वे देखते हैं कि ये लोकेशन अमेज़न के जंगलों की है, जो कि उनकी देश की सीमा के अंदर नहीं आता। वहीं चूंकि ये एयरलाइन उनके देश में रजिस्टर्ड भी नहीं है तो वे अपनी आर्मी को उस जंगल में नहीं भेज सकते। सो एक गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर क्लियर उस एयरलाइन के ऑफिस जा पहुंची और वो उनकी कंपनी पर जांच बिठाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि उनका एक प्लेन पिछले कई दिन से गायब है और उन्होंने इसकी किसी को सूचना तक नहीं दी। यहाँ उस एयरलाइन की मैनेजर कोरा हंसते हुए कहती भी है कि बेशक से वे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मगर चूंकि वो प्लेन अभी अमेरिका की सीमा में नहीं है तो वहाँ पर सिर्फ मैक्सिकन आर्मी ही जा सकेगी। और यहाँ से रिवील हुआ कि वो इन्वेस्टिगेटर क्लियर असल में जैक की ही वाइफ है, और जैक वहाँ उस एयरलाइन की जांच करने के लिए एक सीक्रेट मिशन पर गया था, इसलिए ही क्लियर उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अब ये भी क्लियर हो गया कि उन 5 सर्वाइवर्स में से जैक वो किलर नहीं हो सकता, जिसे कि अभी प्रेजेंट में वे चारों मेंबर्स किलर मान रहे हैं। वहीं अब बंधे हुए जैक के पास क्रिस्टी अकेले में आती है। उसे भी लग रहा था कि जैक को फंसाया जा रहा है। यहाँ जैक उसे यकीन दिलाने लगता है कि अगर उसको सबको मारना होता तो वो लिसा की गोलियों के साथ उसकी गन भी चुरा लेता और फिर वो बाकी सबको आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्रिस्टी जानती थी कि जैक सच बोल रहा है, इसलिए वो बिना किसी और को बताए उसकी रस्सियों को काटकर उसे कैंप से दूर भागने को कहती है ताकि बाकी के लोग उसे और टॉर्चर ना कर सकें।
अब सुबह होने पर बाकी तीनों हैरान थे कि जैक कैसे भाग गया। यहाँ क्रिस्टी भी नाटक करती है कि उसे कुछ नहीं पता। अब डैनी और रेमी तो गुस्से में थे कि अगर सच में ही जैक किन्नर निकला तो अब उसके आजाद होने से फिर से उन सब की जानों को खतरा है। केविन ने तो कल जैक को टॉर्चर भी किया था तो वो तो उससे बदला भी लेने आएगा। ये सोचकर डॉक्टर केविन भी डर जाता है। अब डैनी एमी के साथ क्रिस्टी और डॉक्टर केविन से अलग दिशा में जाने लगते हैं क्योंकि उसे किसी और पर भरोसा नहीं था। लेकिन क्रिस्टी उन्हें फिर समझाती है कि अगर वे अलग अलग हुए तो जो भी उनमें से रियल किलर है उसका काम आसान हो जाएगा। हालांकि डैनी ने याद दिलाया कि अब तक वे साथ ही थे, फिर भी उनके इतने साथी मारे ही गए तो अब उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। दूसरी ओर जैक भी कैंप से दूर जाते हुए अपने रहने के लिए ठिकाना ढूंढने लगता है। बाकी चारों मेंबर्स के पास तो वो वैसे भी नहीं जा सकता क्योंकि एक क्रिस्टी को छोड़कर बाकी तीनों तो उसे किलर ही समझ रहे हैं। तो वहीं डैनी एमी को समझाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। उन्होंने आज जीपीएस डिवाइस ऑलरेडी चालू कर दिया है, रेस्क्यू टीम आती ही होगी। और ऐसा था भी, मैक्सिकन आर्मी के पास ऑर्डर्स आ चुके थे कि उस डिवाइस की लोकेशन आने के बाद अब वे उस सिग्नल की लोकेशन पर जाकर बचे हुए सर्वाइवर्स को वापस लेने जाएं। यह आर्मी कैंप से कुछ सोल्जर्स की एक टीम एक हेलीकॉप्टर के जरिए अमेज़न के जंगलों की ओर निकल पड़ती है। वहीं डैनी और रेमी अब एक साथ बैठे थे तो वहीं बाकी तीनों मेंबर्स अपनी अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे थे। और तभी सभी को एक साथ कई सारी गोलियां चलने की आवाज आती है। यहाँ तीनों भागकर वापस से कैंप की ओर गए और एक साथ पहुँचने पर वे ये देखकर हैरान रह गए कि अब डैनी और रेमी दोनों को किसी ने पीछे से गोलियों से भून डाला और वे भी मारे गए। यहाँ अब क्रिस्टी, जैक और डॉक्टर केविन तीनों आखिरी बचे हुए सर्वाइवर्स एक दूसरे को देख रहे थे। उन तीनों में से ही कोई एक रियल किलर है जो कि अब तक सबको मारते आ रहा है। वहीं अब सिग्नल मिलने के बाद आर्मी भी इसी लोकेशन के लिए निकल चुकी थी क्योंकि कहानी में आगे प्लेन क्रैश से लेकर किलर तक बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट खुलने वाले हैं जो सब कुछ पता चलेगा इस सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो ताकि इसके लास्ट पार्ट के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस सीरीज में अब तक आपकी थ्योरी क्या रही? क्रिस्टी, जैक और डॉक्टर केविन, इन तीनों में से असली किलर कौन होगा? अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। थैंक यू।